स्वागत है आपका शरीर शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विभवमापी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसके अनुप्रयोग। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विभवमापी के दौरान जब विभव को मापते हैं तब हमारे को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या फिर किस प्रकार से हम विभवमापी के द्वारा मान की गणना करेंगे, तो उसके बारे में हमारे को यहाँ पर अभी देखना है। तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे विभवमापी से संबंधित कुछ सावधानियां। तो सबसे पहले जो सावधानी है वो क्या है कि बैटरी का जो ईएमएफ है, ये तो कल भी हम देख चुके हैं कि बैटरी का ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, सेल के ईएमएफ से, सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। और क्यों ज्यादा होना चाहिए उसका कारण भी हमने देख लिया था, क्योंकि अगर सेल का ईएमएफ है वो ज्यादा होगा तो फिर हमारे वो संतुलन की जो अवस्था है, धारामापी में जो शून्य विक्षेप है वो प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सेल का ईएमएफ कम होना चाहिए बैटरी के ईएमएफ से। दूसरी आपको सावधानी है वो ध्यान में रखनी है कि जो जॉकी होती है उस जॉकी को उस तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। जॉकी को जो विभवमापी का तार है उस पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉकी को अगर आप रगड़ कर चलाओगे तो जॉकी के रगड़ने से वहां पर तार कहीं पर मोटा कहीं पर पतला हो जाएगा, जिससे उसका क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और हमें पता है जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तार के प्रतिरोध में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है नहीं होता है? रो बराबर क्या होता है, RL/A होता है। तो रो बराबर R बराबर क्या होता है, रो L/A। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, मतलब क्षेत्रफल में डिपेंड करता है प्रतिरोध। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो जॉकी होती है जॉकी को है वो जो तार है उस पर घिसकर या रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्षेत्रफल परिवर्तन हो जाएगा और इससे प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा। प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो हमारे को जो एक्यूरेट मान है वो नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखनी है। दूसरी सावधानी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तीसरी जो सावधानी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो आपका विभवमापी है, विभवमापी के अंदर है काफी समय तक है वो विद्युत धारा का चालन है वो नहीं करना है। क्योंकि विभवमापी के अंदर अगर आप काफी समय तक विद्युत धारा का चालन करोगे तो इससे ऐसा करने से क्या होगा, जो तार है वो गर्म होगा, और तार गर्म होगा तो हमने पढ़ा है कि तारों के गर्म होने से जो मतलब प्रतिरोध है वो बढ़ता है नहीं बढ़ता है। वैसे तो हम प्रयोग में लेते हैं यहाँ पर मैग्नीन कांस्टेंट, इन्हीं के तार प्रयोग में लेते हैं क्योंकि ये मिश्र धातुएं होती है। और हमने पढ़ रखा है कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वो कुछ निम्न तापों पर ही है। अगर ज्यादा ताप बढ़ाओगे, क्योंकि उसके अंदर गुण कौन से, धातु के गुण है, तो सीधी सी बात है धातु होगी तो धातु का तो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो इसका मतलब मिश्र धातु है, उसके अंदर 2-3 धातुओं का मिश्रण है, तो इस वजह से वहां पर भी उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कुछ तापों तक उनका, निम्न तापों तक उनका जो प्रतिरोध है वो क्या रहता है, समान रहता है। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, ये भी सावधान रखनी चाहिए कि विभवमापी के अंदर हमें अधिक देर तक धारा को प्रवाहित नहीं करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही कुछ 1-2 और अन्य सावधानियां हैं जो आपके नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा रखी है, तो आप उनको अच्छे से वो अध्ययन कर लेना। अब आगे बात करते हैं कि विभवमापी का मानकीकरण। अब ये क्या होता है, तो विभवमापी का मानकीकरण, तो ये बस टॉपिक है, तो आपको इसको समझना है कि विभवमापी का मानकीकरण मतलब मान को निकालना, ठीक है। तो विभवमापी में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य जो चीज है वो क्या होती है, मुख्य चीज होती है एकांक लंबाई में विभव का पतन, वो होती है एकांक लंबाई विभव का पतन का मतलब विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में विभव का पतन मतलब विभव प्रवणता होता है। तो मतलब विभव प्रवणता का अच्छे से यथार्थ रूप से बिल्कुल शुद्ध तरीके से हम मान ज्ञात कर लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मानकीकरण बोलेंगे। और इसकी परिभाषा आपके नोट्स के अंदर लिखवा रखिए, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता क्या होती है पहले तो उसको समझते हैं। सुग्राह्यता हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जो जॉकी से कौन जुड़ी होती है, धारामापी जुड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, विभवमापी जो होती है, ये मान लो विभवमापी है, ठीक है, ये जो इस प्रकार से यहाँ पर तार लगे हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट होगा, यहाँ पर ऐसे बना रहा हूं मैं, ये आपकी धारामापी जुड़ी है, ये आपकी जॉकी होगी, ये विस्वर्पी कुंजी होगी, ये सर्पी कुंजी होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जॉकी को क्या करेंगे, अलग अलग तारों पर अलग अलग जगह पर रखेंगे। तो अलग अलग जगह पर रखेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, धारामापी में कहीं कहीं पर विक्षेप प्राप्त होगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा, धारामापी में शून्य विक्षेप मिलेगा, ठीक है, हमारे को शून्य विक्षेप मिल चुका है। अब अगर हम क्या करेंगे, उस जॉकी को थोड़ा सा ही दूर करें, मान लो यहाँ पर जॉकी को जब हम यहाँ पर लेकर गए तो हमारे को शून्य विक्षेप प्राप्त हो गया धारामापी के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूं, ये जो विसर्पी कुंजी है जो जॉकी उसको थोड़ा सा इस साइड में खिसकाऊं, या लेफ्ट या राइट दोनों साइड में किसी से भी ये थोड़े सा मैं खिसकाऊं, थोड़ा सा बिल्कुल परिवर्तन करूं, तो मैं यहाँ पर क्या देखूं कि धारामापी के अंदर जो जब शून्य विक्षेप की स्थिति में था धारामापी का जो यहाँ पर सुई थी वो इस प्रकार से थी। लेकिन जैसे ही मैंने जॉकी को थोड़ा सा इस साइड में किया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में किया, तो लेफ्ट साइड में करते ही यहाँ पर क्या होगा, जो धारामापी का जो सुई है वो क्या होगी, उसमें अचानक से अधिक विक्षेप आ जाएगा।
अचानक से क्या आ जाएगा, अधिक विक्षेप आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, धारा मापे की शुभ्रता। कहने का मतलब विसर्पी कुंजी या चौकी में थोड़ा सा परिवर्तन करने से यदि धारा मापी की जो सुई है उसमें परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब धारा मापी की शुभ्रता बोलेंगे। अब यहाँ पर धारा मापी की शुभ्रता किस बात पर निर्भर करती है, तो धारा मापी की जो शुभ्रता है, शुभ्रता वो व्युत्क्रमानुपाती होती है विभव प्रवणता के। किसके होती है, विभव प्रवणता के। विभव प्रवणता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे कि विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता होती है एकांक लंबाई में विभव का पतन, विभव का पतन, एकांक लंबाई में विभव का पतन। तो एकांक लंबाई में विभव का पतन जितना कम होगा, एकांक लंबाई में विभव का पतन जितना कम होगा, शुभ्रता उतनी ही क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एकांक लंबाई में विभव का पतन ज्यादा, शुभ्रता उतनी कम। ठीक है, तो ये होगी धारा मापी की शुभ्रता। ठीक है, तो जैसी विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता में परिवर्तन करेंगे तो शुभ्रता में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये होगी धारा मापी की शुभ्रता। अब हम अगला जो आगे का टॉपिक है उनको देखते हैं। उससे पहले हाँ एक और बात रहेगी कि V वोल्टेज और लंबाई के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ भी दे रखा है तो वो बना लेते हैं यहाँ पर। V और L के मध्य ग्राफ, V व L के मध्य ग्राफ, V और L के मध्य ग्राफ, ये आरेख कैसा बनेगा उसको देखते हैं यहाँ पर। ये मान लो इस प्रकार से V है और ये आपका L है। ठीक है, तो बताओ किस प्रकार से होगा, सीधी सरल रेखा किस प्रकार से होगा। हमने क्या देखा है कि एक विभव मापी होती है, विभव मापी में क्या होता है, इस प्रकार से एक तार होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि L लंबाई में, इसकी अगर L लंबाई मान लो तो L लंबाई में जो विभव है उसका पतन अगर कितना हुआ है, L लंबाई में पतन विभव हुआ E, ये EP मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो L लंबाई किसके बराबर है, EP के बराबर है। मतलब L समानुपाती हम बोल सकते हैं किसके, L समानुपाती EP के। मतलब जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे वो लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती का किस प्रकार से आरेख बनता है, इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विभव मापी में V और L के मध्य ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा उसके कारण हम देख चुके हैं। L लंबाई में विभव का पतन EP हुआ, इसका मतलब L समानुपाती है किसके, EP के। मतलब L समानुपाती है EP क्या है, वोल्टेज ही तो है। तो EP है वो मतलब हो गया V, तो L समानुपाती हो गया आपका V के। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि V समानुपाती है किसके, वोल्टेज समानुपाती R के। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए बता दूं मैं, V समानुपाती R के और R किसके समानुपाती होता है, R समानुपाती होता है L के। तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो कि V समानुपाती होता है L के। आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं विभव मापी के कुछ अनुप्रयोग। विभव मापी के क्या क्या अनुप्रयोग है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इनसे संबंधित आपका प्रैक्टिकल भी होता है और एग्जाम में भी आपके पूछ लिया जाता है। तो विभव मापी का अनुप्रयोग हो गया। उन अनुप्रयोगों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो सेलों के विद्युत वाहक बल, ये EMF विद्युत वाहक बल की तुलना करना। देखो दो सेलों की बात हो रही है, तो देखो सेल की बात हो रही है। हम क्या करते हैं, विभव मापी के अंदर एक प्राथमिक परिपथ, दो परिपथ होते हैं हमारे पास विभव मापी में। एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। तो प्राथमिक जो परिपथ होता है, प्राथमिक परिपथ के अंदर बैटरी लगी होती है, द्वितीय परिपथ में सेल लगा होता है। इसका मतलब दो सेलों का हमारे को क्या करना है, सेलों के EMF की या विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो मतलब हमारे को द्वितीय परिपथ में कितने सेल लगाने पड़ेंगे, दो सेल लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे को बनाना पड़ेगा इसका परिपथ चित्र। तो परिपथ चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ है उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बैटरी, उसका जो विभव है वो क्या होगा आपका EP, प्राइमरी वोल्टेज हो गया, प्राइमरी विद्युत वाहक बल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लगा देंगे क्या, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। तो एक लगा देते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने धारा नियंत्रक लगा दिया। एक हमने यहाँ पर लगा देंगे कुंजी, क्या लगा देंगे, कुंजी। अभी इसको कुंजी को बंद कर देते हैं, फिर कहीं भूल जाए लगाए नहीं तो क्या होगा फिर। अब यहाँ पर अभी पूरा नहीं होना, तो ये एक हमने क्या ले लिया, तार ले लिया। इसकी लंबाई कितने रखे, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कितने रहते हैं,
हम लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। लेकिन अभी लेंगे थोड़ी, हम यहाँ पर लंबाई मान लेंगे कितनी है, एल लंबाई, ठीक है। कैपिटल मानो स्मॉल मानो वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे क्या करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर दो सेल चाहिए हमारे को। जो प्राथमिक परिपथ है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे द्वितीय परिपथ। तो द्वितीय परिपथ में क्या जोड़ेंगे, हम सेल जोड़ेंगे। तो ये सेल जोड़ते हैं, सबसे पहला एक सेल जोड़ते हैं। तो सेल का जो भी जितने भी सेल है, बैटरी वगैरह, उनका सबका जो प्लस है वो ए पॉइंट से जुड़ाना चाहिए, या सबका माइनस है वो किससे जुड़ाना चाहिए, ए पॉइंट से। लेकिन ये हम यहाँ पर हम प्लस को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो हम प्लस को किससे जोड़ेंगे, ए पॉइंट से जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सावधानियों के अंदर भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेल ले लिया, ये ले लो, इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं, इसका है E1। क्या है, E1 है। अब E तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि E लिखेंगे तो अगले वाला का एडीएस मान लेंगे। सेम टू सेम तो लिखना नहीं, क्योंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, वोल्टेज की तुलना करनी है, तो फिर उसके लिए तो हमारे को अलग अलग विभव लेना पड़ेगा। अब इस सेल से हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, क्या जोड़ेंगे, एक धारामापी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी एक द्विमार्गी कुंजी। क्या होती है, द्विमार्गी कुंजी। एक होती है एक मार्गी कुंजी, एक होती है द्विमार्गी कुंजी। अब क्या होती है उसके बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक द्विमार्गी कुंजी। चलो ये देख लेते हैं, यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी लगाता हूं मैं यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा द्विमार्गी कुंजी है, तो यहां से मैं लगा दूंगा, बीच में से एक लगा दूंगा मैं। ये द्विमार्गी कुंजी नहीं, ऐसे लगाते हैं हम, देखो। चलो द्विमार्गी कुंजी लगाएंगे, ये पार्ट ऐसा बनाता हूं मैं ताकि आपको आसानी समझ में आएंगे। द्विमार्गी कुंजी के अंदर इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाले पॉइंट से हम लगा देंगे एक धारामापी, ठीक है। और उस धारामापी से एक क्या लगी होगी, जो की लगी होगी, ये लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर हम क्या है, क्योंकि हमारे को दो सेल की आवश्यकता है, तो एक सेल और लेंगे हम। तो एक सेल और लिया, और उस सेल का विद्युत वाहक बल है वो हमने मान लिया कौन सा, E2 है। फिर इसका जो दूसरा जो आपका भाग है उसको हम जोड़ देंगे इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे ये हमारी कुंजी निकल गई, मतलब कुंजी हमने इसको क्या कर जोड़ दिया। फिर यहाँ पर हम लेंगे एक धारामापी इस प्रकार से। अभी हम समझेंगे किस प्रकार से क्या हो रहा है, घटना हो रही है, देखो, ठीक है। अभी इतना डायग्राम समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ पर प्राथमिक जो परिपथ है वो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाया हमने। द्वितीय परिपथ में क्या किया, हमने एक सेल लिया, ठीक है। सेल से हमारे को क्या करना है, एक उसका सिरा बैटरी के प्लस है और एक सिरा धारामापी से जोड़ना पड़ता है ना धारामापी से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक द्विमार्गी कुंजी लेंगे। अब द्विमार्गी कुंजी में होगा क्या, इस प्रकार से यहाँ पर लोहे की सॉरी तांबे की पत्तियां बनी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर कोई भी एक उपकरण, जैसे हमने धारामापी लगा दी, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो उपकरण जोड़ रखे हैं, तो जैसे मैं क्या करूंगा, जो हमारी डॉट होगी, सॉरी डाट होगी, तो उस डाट को क्या करूंगा, तांबे की डाट होगी, उसको अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाते ही ये जो परिपथ है वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया डॉट को, सॉरी डाट को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो तांबे का जो भाग है और ये वाला तांबे का भाग एक दूसरे के संपर्क में आ गया, लेकिन ये नहीं आया संपर्क में, तो इसका मतलब यहाँ से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। जब मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर लगा दिया, तो ये और ये संपर्क में आया, ये संपर्क में नहीं है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। दोनों लगाए तो दोनों से धारा प्रवाहित होगी। तो इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी, मतलब दो मार्ग, धारा के दो मार्ग, एक ये मार्ग एक ये मार्ग, इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। और जो एक मार्गी कुंजी होती है, जो हमने यहाँ पर लगा रखी होती है, इसको हम बोलते हैं एक मार्गी कुंजी। इसमें क्या होता है, इसमें बस यहाँ पर ये तीन दो ही पार्ट होते हैं, मतलब एक यहाँ पर तांबे की जो भाग लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। जैसे यहाँ पर डाट लगाएंगे तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, उसका धारा का मार्ग क्या होगा, एक ही होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक मार्गी कुंजी, इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको वहां पर चेक कर देना, आपको पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगाई है, द्विमार्गी कुंजी लगाई है। क्या लगाई है, द्विमार्गी कुंजी लगाई है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम द्विमार्गी कुंजी लगा दी, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो कुंजी है उसको बंद करेंगे, ठीक है। और इसको नाम ले लो आप, इसका नाम दे देते हैं, ये वाली जो कुंजी है वो K1 है, और ये वाली कुंजी है वो दे दो आप K2 है। ये वाली कुंजी कौन सी होगी आपकी, K2 कुंजी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, K1 कुंजी को बंद करेंगे। क्या करेंगे, K1 कुंजी को बंद करेंगे, क्योंकि दोनों दो एक साथ में लेके हम जोकी को तो नहीं चल सकते ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे K1 कुंजी को बंद, मतलब इसको बंद कर दिया हमने। तो
तो इसको जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला परिपथ भूल जाओ, नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है उसको भूल ही जाओ आप, ये हमारे पास में इतना ही भाग है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर K1 कुंजी को बंद किया, तो K1 कुंजी को बंद करते ही यहाँ पर इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ हो गया, यहाँ पर AB पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। अब ये वोल्टेज आएगा तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमारे को जोकी को इस तार पर कहीं पर इसे रखना है और हमारे को क्या लेना है, धारामापी में शून्य विक्षेप लेना है। तो मान लो हमारे धारामापी में शून्य विक्षेप आया L1 लंबाई पर, कितनी लंबाई पर आया, L1 लंबाई पर, इसको सी पॉइंट नाम दे दो। तो L1 लंबाई पर हमारा जो प्राथमिक जो हमारा सेल है, सॉरी मतलब द्वितीयक परिपथ में प्राथमिक जो सेल है उसमें हमारा क्या आ गया, यहाँ पर मतलब संतुलन की अवस्था की मतलब धारामापी विक्षेप शून्य आ गया। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर विभव मिल जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, E1 बराबर भाई एकांक लंबाई के अंदर जो आपका विभव पतन है वो कितना होता है, फाई होता है। तो यहाँ पर एकांक लंबाई पतन फाई और इनटू L1 लंबाई में कितना होगा, तो L1 गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में E1 बराबर फाई इंटू L1। तो यहाँ पर आप लिख लो K1 कुंजी को बंद करने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका E1 बराबर फाई इंटू L1, ये दे दो समीकरण नंबर 1 नाम है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले की। तो K1 कुंजी को हम खोल देंगे और K2 कुंजी को जोड़ेंगे, अच्छे समझना है। पहले हमने क्या किया, K1 कुंजी को बंद किया, तो फिर ये पूरा परिपथ चालू हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव का पतन हुआ, तो यहाँ पर पूरा विभव का पतन हुआ। फिर हमने यहाँ पर जैसे इसको बैटरी को जोड़ा E1 विद्युत वाहक वाले बल का, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर हो गया, L1 दूरी का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर हो गया। तो धारामापी में शून्य विक्षेप आ गया, और ये तो हमारे को चाहिए, धारामापी में शून्य विक्षेप ही चाहिए। धारामापी में जैसे शून्य विक्षेप आया तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ का जितना वोल्टेज हो यहाँ का वोल्टेज होगा, तो यहाँ का वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा। एकांक लंबाई में हमारे जो विभव का पतन होता है वो होता है फाई, तो L1 लंबाई में कितना हो जाएगा, फाई इंटू L1। अब मान लो जो दूसरी कंडीशन है, मतलब डी वाले पॉइंट पर, ये जो जब हमने जो K2 कुंजी है उसको बंद किया, तो K2 कुंजी को बंद कर दी, हम यहाँ पर जोकी को इधर दूर रखेंगे, और मान लो इस वाले डी पॉइंट पर है वो हमारे क्या मिल गया, धारामापी में शून्य विक्षेप मिल गया, और वो लंबाई मिल गई हमारे को मान लो L2, कितनी मिल गई, L2 मिल गई। अब यहाँ पर L2 मिलेगी ना, क्योंकि E1 और E2 अलग अलग है ना। अगर यहाँ पर भी नीचे भी E1 होता तो हमारे को धारामापी में शून्य विक्षेप को L1 लंबाई पर मिलता, लेकिन यहाँ पर E2 है तो या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, तो हमने यहाँ पर लंबाई मान ली L2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 लंबाई पर जितना, L2 लंबाई में जितना विभव है उतना ही विभव E2 का है, L2 लंबाई में जितना विभव है उतना ही E2 का है, तभी तो धारामापी में शून्य विक्षेप आया है। यहाँ पर भी जो आपकी L1 लंबाई में जितना विभव है उतना ही किसका विभव है, E1 का विभव है। इसी वजह से धारामापी में शून्य विक्षेप आया, क्योंकि विभव समान है तभी तो धारा आपकी क्या होगी, नहीं बहेगी ना। तो यहाँ पर अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई इंटू L2 के। समीकरण लिख दो आप 2, समीकरण 2 हो गई। अब यहाँ पर आप देखो कि जो फाई है उसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं E1 बराबर फाई, फाई को क्या लिखते हैं हम, फाई लिखते हैं EP अपॉन L, भाई जो कैपिटल L है, L लंबाई में जो आपका विभव का पतन है वो आपका कितना है, वो है EP। तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, L का भाग दे दो, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा EP अपॉन L, और एकांक लंबाई विभव का पतन को हम क्या बोलते हैं, फाई, फाई बोल दो, X बोल दो, K बोल दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एकांक लंबाई विभव पतन मिल जाएगा, मतलब विभव प्रवणता मिल जाएगी, EP अपॉन L हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा L1। इसको समीकरण नंबर 3 इसी प्रकार से E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर भी आ जाएगा आपका EP अपॉन L इंटू L2, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 भाग 4 से समीकरण 3 और 4 का भाग दे दो, समीकरण 3 भाग 4 तो E1 बटा E2 बराबर EP अपॉन L, EP अपॉन L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका L1 अपॉन L2। तो ये आगे हमने कर लिया दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर ली। तुलना तो होगी ना भाई, जब भी तुलना करनी हो तो हम भाग देते हैं ना यहाँ पर। तो ये हमारे पास में तुलना होगी E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। बिल्कुल आसान है। हमने क्या किया, परिपथ अच्छे समझ में आना चाहिए। प्राथमिक परिपथ तो जो बनाते हैं वैसे बनाए, द्वितीय परिपथ में क्योंकि दो सेल चाहिए तो दो सेल जोड़ दिए, एक द्विमार्गिक कुंजी जोड़ी। क्यों जोड़ी उसका कारण भी हमने देख लिया। फिर हमने K1 कुंजी को बंद किया तो हमारे को पहले वाले सेल के लिए धारामापी में शून्य विक्षेप मिल गया। फिर हमने दूसरी K2 कुंजी को बंद किया, और ध्यान रखना K2 कुंजी को जब बंद करेंगे तो K1 कुंजी को खुला रखेंगे। अगर दोनों को बंद कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को बंद कर दिया तो फिर हमारे को इन दोनों का वोल्टेज है वो फिर यहाँ के बराबर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको K2 कुंजी को बंद करोगे तो K1 को खोलना पड़ेगा। K2 को जैसे ही बंद किया तो हमारे को संतुलन की अवस्था मिल गई L2। तो फिर हमने यहाँ पर जो हमने पढ़ रखा है उसके आधार पर हमने यहाँ पर लिख लिया, और हमारे को यहाँ पर क्या मिल गया, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की हमने क्या कर ली, तुलना कर ली। बाकी के जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और तब तक आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लो।